स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपको oogenesis या अंडजनन की क्रिया, ओव्यूलेशन ऑफ एग या अंडोत्सर्ग की क्रिया तथा स्त्रियों में आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया को बताया जाएगा, जो मानव जनन चैप्टर का अंश है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे oogenesis या अंडजनन की प्रक्रिया। अंडजनन क्या है? इसके पहले पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस अथवा शुक्र जनन की क्रिया। बच्चे, शुक्र जनन की क्रिया मनुष्यों में, नर में जो वृषण होते हैं, जिसको टेस्टिस कहते हैं, उसमें होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस अथवा शुक्र जनन क्रिया के माध्यम से पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु क्या होते हैं? तो शुक्राणु आप कहेंगे कि शुक्राणु नर युग्मक है। शुक्राणु एक नर युग्मक है जो जनन क्रिया में मेल गैमेट्स के रूप में काम करता है। बच्चे, ठीक उसी तरह से फीमेल के अंदर जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के अंदर oogenesis अथवा अंड जनन की प्रक्रिया होती है, जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से यह क्रिया संपन्न होती है। अंड जनन के माध्यम से स्त्रियों में फीमेल गैमेट्स अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंड कोशिकाएं फीमेल गैमेट्स हैं, मादा युग्मक हैं। निषेचन के समय स्पर्म तथा ओवा के संयुग्मन से युग्मनज अथवा जाइगोट का निर्माण होता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि स्त्रियों में अंड जनन की प्रक्रिया हो, मतलब उनके अंडाशय में अंड कोशिकाओं का निर्माण होना आवश्यक है। अंडजनन ऐसी प्रक्रिया है जो फीमेल में भ्रूणी अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। फीमेल में अंडजनन की प्रक्रिया भ्रूणी अवस्था से प्रारंभ होती है। जो फीमेल है, जब वो गर्भ में होती है, उसी समय से उसकी जो अंडाशय की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में oogonia या जिसको अंडजन कोशिकाएं होते हैं, ये उत्पन्न होती हैं। oogonia अथवा अंडजन कोशिकाएं जब उसमें उत्पन्न होती हैं और उसके बाद जैसे ही शिशु का जन्म होता है, फीमेल शिशु का जब जन्म होता है, तो उसी समय से अंड जनन की विभिन्न प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जन्म के पश्चात जो oogonia है या अंडजन है कोशिकाएं हैं, इस अंडजन कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ड्यू टू द मियोसिस सेल डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो उनकी अंडजन कोशिकाएं हैं, उनसे प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक पुटिका का निर्माण होता है, जिसको आप कहते हो प्राइमरी oocyte सेल। प्राइमरी oocyte सेल्स का निर्माण होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, परंतु वो पूर्ण नहीं होती और प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था तक आकर के रुक जाती है। बाल्यकाल में, जन्म के बाद के समय में जो ये प्राइमरी oocytes होती हैं या प्राथमिक अंड कोशिकाएं बन के तैयार होती हैं, इनमें धीरे धीरे ह्रास होता है। ह्रास होता मतलब ये कुछ नष्ट होती जाती हैं। और यौनारंभ का समय जैसे ही आता है, जब एक फीमेल चाइल्ड 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रवेश करती है, तो उस समय पुनः जो इनके मस्तिष्क से जीटीएस हार्मोन का स्राव होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन के स्राव के प्रभाव से जब इनके अंडाशय सक्रिय होने लगते हैं और इनके अंडाशय से प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, तो उस समय पुनः अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की शेष अवस्थाएं, प्रोफेज फर्स्ट के बाद की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और इस समय स्त्रियों की जो प्राथमिक oocyte सेल होती हैं या प्रारंभिक oocyte कोशिकाएं होती हैं
कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में ह्रास होते होते लगभग 60 से 80 हजार तक oocyte सेल्स या प्राथमिक अंड कोशिकाएं उपस्थित होती हैं यौनारंभ के समय 12 से 13 वर्ष की उम्र में। इन oocyte सेल्स में परिवर्तन होता है, अर्धसूत्री विभाजन की क्रियाएं होती हैं और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रियाओं के फलस्वरूप जो प्राथमिक oocyte सेल्स है वो सेकेंडरी oocyte सेल्स के रूप में परिवर्तित होती है। उसके चारों तरफ एक दृढ़ आवरण बनने लगता है। पुनः यह दृढ़ आवरण पुनः एक आवरण के रूप में और परिवर्तित होता है और तृतीयक पुटिका कोशिकाएं या जिसको कह सकते हैं टर्शियरी या तृतीयक अंड कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तृतीयक अंड कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जिस पर 3 स्तर बने होते हैं। तृतीयक अंड कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जिन पर 3 स्तर बने होते हैं और ये जो 3 स्तर युक्त तृतीयक अंड कोशिकाएं या तृतीयक oocyte कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो 3 स्तर होते हैं उसमें सबसे बाहर की तरफ थिक लेयर, उसके नीचे होता है थीका इंटरना और ठीक उसके नीचे होता है थीका एक्सटर्ना। इसके अंदर बीच में एक खोखली जगह होती है जिसको एंट्रम कहते हैं। ध्यान देना बच्चे, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये यौनारंभ के समय स्त्रियों में जो अंड कोशिकाएं बनती हैं जो प्राइमरी oocyte सेल्स से बनती हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है कि प्राइमरी oocyte सेल्स में परिवर्तन के बाद सेकेंडरी oocyte सेल्स बनती हैं, सेकेंडरी oocyte सेल्स के बाद टर्शियरी oocyte सेल्स बनती हैं और टर्शियरी oocyte सेल्स में 3 स्तर हो जाते हैं जिन स्तरों को थिक लेयर, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ये लेयर्स के नाम हैं और उसके अंदर एक खोखली जगह होती है जिसको आप कहते हो एंट्रम। ये जो टर्शियरी oocyte सेल्स है फिर धीरे धीरे ये ग्राफियन फॉलिकल्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है जिसको ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ग्राफियन पुटक, जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक फिगर लगा होगा, इसमें आप देख रहे होंगे कि प्राथमिक पुटिका से तृतीयक पुटिका इसमें दिखाया है, तृतीयक पुटिका या गद्वार दर्शाता हुआ, और यही तृतीयक पुटिका अंत में परिवर्तित हो जाती है ग्राफियन पुटिकाओं में जिसको ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये अंड कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया है जिसको हम oogenesis कहते हैं अथवा अंड जनन कहते हैं। तो अंड जनन की प्रक्रिया स्त्रियों में उनके बाल्यकाल से प्रारंभ होता है, लेकिन वो अपने असली रूप में यौनारंभ के समय आता है जिसको हम कहते हैं 12 से 13 साल की उम्र में। उनके अंदर जब सेक्स हार्मोन सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव होने लगता है, तो इनके जो अंडाशय होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव शुरू कर देते हैं। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव शुरू करते हैं, इस अंडाशय में उपस्थित जो प्राइमरी oocyte सेल्स होती हैं जो शिशु जन्म के बाद से बन के तैयार हुई हैं, इनके अंदर परिवर्तन होते हैं और वो तृतीयक पुटक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं जिसमें 3 स्तर बन जाते हैं। और यह जो तृतीयक पुटक है वो ग्राफियन फॉलिकल्स या ग्राफियन पुटक के रूप में परिवर्तित होकर तैयार हो जाती है। और फिर ये इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर से अंड कोशिका बाहर कैसे आती है उसके लिए आपको जानना है। oogenesis के बाद का जो टॉपिक है उसको कहते हैं अंडोत्सर्ग अथवा ओवुलेशन। तो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स से अंडे का उत्सर्ग होने की जो प्रक्रिया है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स जो अंडाशय में बनती हैं, अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं उस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर से अंडे का निकल के बाहर आना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। एक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें आप देख सकते हो कुछ चीज़ें समझाया है जिसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लिखा है प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या। जो oocyte सेल्स होती हैं या जो उगोनिया होती है
अंडाशय के अंदर जो oogonia सेल्स होती हैं, माने अंडजन कोशिकाएं होती हैं, जो भ्रूणी अवस्था में ही बन के तैयार होती हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन 46 क्रोमोसोम्स होते हैं oogonia में। oogonia में गर्भ जीवन में oogonia में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन शिशुवर्थ के बाद ये oogoनियम सेल्स से ड्यू टू मियासिस डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रथम अंडक, जिसको आप प्राइमरी oocyte सेल्स कहते हैं, उसका निर्माण होता है। ये प्राइमरी oocyte सेल्स, प्राथमिक oocyte सेल्स जो होती हैं, ये बन करके तैयार हो जाती हैं शिशु जन्म के बाद, और इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन की शेष अवस्था, जिसको हम प्रोफेज फर्स्ट के बाद की अवस्था कहते हैं, वो सारी अवस्थाएं पुनः शुरू होती हैं जब फीमेल चाइल्ड की उम्र 12 से 13 साल की हो जाती है, अर्थात वो यौनारंभ के अवस्था में प्रवेश करती है। और जैसे ही यौनारंभ के समय में वो प्रवेश करती है, पुनः यही जो प्राथमिक oocyte सेल्स होती हैं, उसमें पूर्व अर्धसूत्री विभाजन की शेष प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और प्रारंभ के बाद द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। द्वितीयक अंडक से फिर तृतीयक oocyte सेल्स बनती हैं, और ये जो तृतीयक oocyte सेल्स होती हैं, यही अंड कोशिकाएँ होती हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर पैक हो जाती हैं, ग्रेफियन कोशिकाओं के अंदर या ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर। अब एक अंड कोशिका की संरचना हम आपको बता दें, और इसमें जो अंड कोशिका होती है, उसमें गुणसूत्र की संख्या बच्चे हाफ हो जाती है। अगर oogoनियम सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो उनकी तृतीयक अंड कोशिका, जिसको आप ओवा अथवा एक्स सेल कहते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या 23 हो जाती है, अर्थात हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं फीमेल गैमेट्स में। तो जो अंड कोशिका बन के तैयार होती है, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर होती है, उसमें बाहर की तरफ एक परत होती है जिसको जोना रेडिएटा कहते हैं। जोना रेडिएटा के बाद एक परत होती है जिसको जोना पैलिशुडा कहते हैं, और उसके अंदर एक और पतली सी झिल्ली नुमा परत होती है जिसको वेटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंड कोशिका जो बन करके तैयार होती है फीमेल गैमेट्स, इसमें बाहर की तरफ जोना रेडिएटा की परत, उसके नीचे जोना पैलिशुडा की परत, और सबसे नीचे एक पतली सी झिल्ली होती है, आवरण होता है, जिसको हम वेटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस वेटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और अगुणित केंद्रक होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आदि होती है। तो ये जो ओव्यूलेशन है, एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चे, जो एक चक्र के माध्यम से शुरू होता है, और उसी चक्र को हम फीमेल में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन अथवा आतर्व चक्र या मासिक चक्र। ओव्यूलेशन के लिए आतर्व चक्र अथवा ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का होना आवश्यक है, जिसको हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आतर्व चक्र के विभिन्न स्टेजेस बच्चे, दोनों में रिलेशन है। oogenesis अलग एक प्रक्रिया है। oogenesis ऐसी प्रक्रिया है, अंडजनन की क्रिया, जिसमें अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। अंड कोशिकाओं का निर्माण शिशु के भ्रूणी अवस्था से प्रारंभ होता है, लेकिन वह अपने मैच्योर अवस्था में उस समय आता है जब फीमेल की एज 12 से 13 साल की उम्र में प्रवेश कर जाती है, मतलब वो मैच्योर होने के योग्य होने लगती है। ये oogenesis है। oogenesis प्रक्रिया के फलस्वरूप बने हुए जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं, या बने हुई जो अंड कोशिकाएं हैं अंडाशय के अंदर, वे अंड कोशिकाएं अंडाशय से बाहर निकलती हैं, और अंडाशय से बाहर निकलकर अंडवाहिनी के जो झालर नुमा संरचना होती है, जिसको एम्पुला कहते हैं या कीप कहते हैं, कीप में आ जाता है, कीप से एम्पुला में चला जाता है, और वहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो निषेचन के लिए जरूरी है कि अंडाशय के अंदर बनी हुई जो अंड कोशिका है,
वो अंडाशय से बाहर निकल करके और उसमें फैलोपियन ट्यूब में आए। तो अंडाशय की ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर से निकल के अंड कोशिका का फैलोपियन ट्यूब में आने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं ओवुलेशन अथवा अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। मतलब सबसे पहले अंडाशय में अंडे बने, माने फीमेल गैमिट्स बना। फीमेल गैमिट्स फिर वहाँ से ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर आया। ग्राफियन फॉलिकल्स के रैप्चर होने से उसमें से अंडे बाहर निकले और वो कहाँ आ गए? फैलोपियन ट्यूब में आ गए। तो ग्राफियन फॉलिकल्स से अंदर से अंडे का निकल के फैलोपियन ट्यूब में आने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। लेकिन यह अंडोत्सर्ग एक चक्रिक क्रम है जो स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के माध्यम से समझा जा सकता है। स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन अथवा आतर्व चक्र की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्त्रियों के लिए। और ये यौनारंभ काल से प्रारंभ होकर के और उनके प्रौढ़ावस्था पर जा कर के और लास्ट में 40 से 45-50 साल तक जाते जाते ये जो मेंस्ट्रुएशन स्टेजेस होते हैं ये बंद हो जाते हैं। अर्थात यूँ हम कह सकते हैं कि ओवुलेशन के लिए जो बनी हुई यह आतर्व चक्र की प्रक्रिया है यह एक निश्चित समय सीमा तक ही शरीर में रहती है, जो यौनारंभ से प्रारंभ होकर के और 40 से 50 साल के बीच जाते जाते विभिन्न औरतों में भिन्न भिन्न तरह की प्रक्रिया होती है। किसी में 45, किसी में 46, किसी में 50 तक हो सकता है। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती है। अब सबसे पहले हम स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन से पहले मेंस्ट्रुएशन है क्या चीज़, इसको हम आपको बताते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अथवा आतर्व चक्र वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्त्रियों में 28 से 29 दिन की एक साइक्लिक प्रक्रिया के माध्यम से अंडाशय से अंडे का उत्सर्ग होता है। तो इस प्रक्रिया को ही मेंस्ट्रुएशन या आतर्व चक्र कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हो कि आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुएशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक 28 दिन की साइक्लिक क्रम में स्त्रियों के अंडाशय से ग्राफियन फॉलिकल्स का बनना और ग्राफियन फॉलिकल्स से अंडे का उत्सर्ग होना ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंतर्गत आता है। अर्थात ये दोनों में अपना एक बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। इफ़ ए फीमेल कैन नॉट मेंस्ट्रुएट, यदि किसी औरत में मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उसके अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब ओवुलेशन की प्रक्रिया या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया नहीं होगी तो ऐसी औरत संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। तो मेंस्ट्रुएशन के स्टेजेस में हम देख सकते हैं कि आतर्व चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्रियों में एक 28 से 29 दिन की एक साइक्लिक प्रक्रम होता है जिसके माध्यम से तमाम शरीर में परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को एक चक्र के रूप में समझा जाता है। मेंस्ट्रुएशन के प्रथम चक्र को हम कहते हैं आतर्व प्रावस्था। प्रथम चक्र को आतर्व प्रावस्था कहते हैं और यह प्रावस्था 4 से 5 दिन की होती है। इस प्रावस्था में जो यूट्रस होता है, फीमेल का गर्भाशय होता है, उसके अंदर की जो परत होती है जिसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, इस एंड्रोमेट्रियम की जो परत है, इस एंड्रोमेट्रियम की परत में रैप्चरिंग होती है, अर्थात जो एंड्रोमेट्रियम की परत होती है वो फट जाती है और उसके फटने से उसके अंदर से ब्लड और म्यूकस सिक्रीट होता है, उत्सर्जित होता है, जो उसके जेनाइटल पोर से होके, जनन अंगों से होके बाहर आता है। इस प्रक्रिया को हम आतर्व प्रावस्था कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन प्रावस्था कहते हैं। ये प्रथम 5 दिन का, 4 से 5 दिन का होता है जिसमें अंडाशय के, ये गर्भाशय के अंदर की जो भित्ति होती है, दीवार होती है, उसकी जो एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है वो रैप्चर कर जाती है और उसमें से ब्लड तथा म्यूकस निकलते हैं और फीमेल के जेनाइटल पोर से अथवा जो जनन अंग होते हैं उसके रास्ते से बाहर आता है। 4 से 5 दिन का समय इसमें लगता है। इसके बाद की जो प्रावस्था है उसको पुटी प्रावस्था कहते हैं बच्चे। 4 से 5 दिन के बाद जो प्रावस्था आती है उसको पुटिका प्रावस्था कहते हैं या फॉलिकल प्रावस्था भी इसको कहा जा सकता है। और इस प्रावस्था में ग्राफियन पुटिकाओं का निर्माण अंडाशय के अंदर होने लगता है। इस समय
ब्रेन से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के स्राव के बढ़ जाने से अंडाशय प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव तेज कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से जो तृतीयक अंड कोशिका है, जिसको आप तृतीयक अंड कोशिका आप कह सकते हैं, यह तृतीयक अंड कोशिका पूरी तरह से मैच्योर होकर के ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर आ जाती है। अर्थात 5वें दिन या ऋतुस्राव, या जिसको हम ये आतर्व चक्र कहते हैं, इस आतर्व चक्र के 5वें दिन के बाद से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण, अंडाशय में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण जो तृतीयक पुटिका है अथवा तृतीयक अंड कोशिका है वो ग्रेफियन फॉलिकल्स के रूप में परिवर्तित होती है और अंडाशय की सतह पर आ जाती है। और सतह पर आकर के ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हैं ये फट जाते हैं, रैप्चर कर जाते हैं, और इसमें से एक अंड कोशिका उत्सर्जित हो जाती है। एक बार में फीमेल में, मनुष्यों में ऐसी व्यवस्था है कि सामान्य रूप से जनरल व्यू में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही अंडे का उत्सर्ग होता है। मेंस्ट्रुएशन के 13वें, 14वें या 15वें दिन में ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। उस समय ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर कर जाती हैं और उसमें से अंडा बाहर निकल जाता है, जो फैलोपियन ट्यूब के झालरनुमा संरचना, जिसको कीप कहते हैं, उसमें आ जाता है। इस अवस्था को हम पुटिका प्रावस्था कहते हैं। पुटिका प्रावस्था आतर्व प्रावस्था के 14वें दिन, 14वें 15वें दिन के बीच होती है और इस प्रावस्था में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। मतलब पुटिका प्रावस्था वो प्रावस्था है जिसमें अंडाशय की सतह पर बनी हुई ग्रेफियन फॉलिकल से अंडों का उत्सर्ग हो जाता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अब इस बीच में यदि इन अंड कोशिकाओं को, इस अंड कोशिका को शुक्राणु की कोशिकाएं मिल गईं और शुक्राणु और अंड कोशिकाओं का संयुग्मन से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई, तो फिर अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। और ये तब तक बंद रहता है जब तक कि भ्रूणी परिवर्धन की पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती, अर्थात वो स्त्री गर्भकाल में चली जाती है, मतलब उसकी गर्भावस्था उसको कहते हैं। लेकिन यदि अंड कोशिका को शुक्राणु नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में ये अंड कोशिका 1 से 2 दिन बाद फिर नष्ट हो जाती है, रैप्चर कर जाती है, और उसके बाद पुनः फिर जो तीसरी प्रावस्था, जिसको एक और प्रावस्था कहते हैं, जिसको कहते हैं पीतपिंड प्रावस्था। एक चीज़ ध्यान देंगे कि आतर्व चक्र की 3 प्रावस्थाओं के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। तो प्रथम प्रावस्था है जिसको आतर्व प्रावस्था कहते हैं। द्वितीय प्रावस्था है जिसको हम पुटिका प्रावस्था कहते हैं। यह पुटिका प्रावस्था आतर्व प्रावस्था से 14 से 15 दिन के बीच होती है और इस प्रावस्था में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अतिस्राव से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से जो अंडाशय की भित्तियां हैं उसमें उपस्थित जो फैलोपियन, ये जिसको आप कहते हो ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, वो ग्रेफियन फॉलिकल्स से अंड कोशिका उत्सर्जित होकर के फैलोपियन ट्यूब के कीप में आ जाती है। उसके बाद जो फटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल्स है, जिसमें से फट के अंडे बाहर आए हैं, वो फटा हुआ जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो पुनः सिकुड़ करके एक छोटी सी गांठनुमा संरचना बनाता है और जिसको हम पीतपिंड कहते हैं। अर्थात आतर्व चक्र की जो तीसरी अवस्था है उसको कहते हैं पीतपिंड प्रावस्था अथवा कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था। कार्पस ल्यूटियम प्रावस्था। अंडे के निकल जाने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल्स, फटे हुए ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है, वो सिकुड़ करके एक पीतपिंड बनाती है और ये जो पीतपिंड है इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। यह कार्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड्स की भांति काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति काम करता है तथा यह प्रोजेस्टेरॉन का स्राव तेज कर देता है।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के तेज स्राव के कारण पुनः जो गर्भाशय क्षतिग्रस्त हो गया था वो पुनः अपने मूल रूप में आने लगता है। गर्भाशय की दीवारें मैच्योर होने लगती हैं और एंडोमेट्रियम की लेयर पूरी तरह से बन करके फिर तैयार हो जाती है। ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, प्राथमिक अवस्था, आतर्व अवस्था, दूसरी अवस्था पुटिका अवस्था, तीसरी अवस्था पीतपिंड अवस्था। आतर्व अवस्था में एंडोमेट्रियम की दीवार के फटने से ब्लड तथा म्यूकस शरीर से बाहर आता है। दूसरी अवस्था पुटिका प्रावस्था, इस अवस्था में आतर्व अवस्था के 14 से 15 दिन बाद अंडाशय की दीवारों में ग्रेफियन पुटिकाओं का निर्माण होता है। ग्रेफियन पुटिकाओं के फटने से अंडे उत्सर्ग होकर के ग्रेफियन फैलोपियन ट्यूब के कीपनुमा संरचना में आ जाते हैं और जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल से अंडे बाहर निकल जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स पुनः सिकुड़ करके पीतपिंड का निर्माण करता है, जिसको तीसरी अवस्था कहते हैं, पीतपिंड प्रावस्था या कार्पस ल्यूटियम अवस्था। यह कार्पस ल्यूटियम अवस्था जो होती है ये ग्रंथ की भांति काम करती है और इससे उत्सर्जित जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के अतिस्राव के कारण पुनः जो आतर्व प्रावस्था में गर्भाशय की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई थी वो पुनः बन के तैयार हो जाती हैं। लेकिन अब ये चक्र तीनों हो गया, लेकिन जैसे ही अंड कोशिका को शुक्राणु नहीं मिलते हैं अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ठीक 28वें दिन पुनः एंडोमेट्रियम की दीवारें फट जाती हैं और म्यूकस और ब्लड पुनः बाहर आने लगता है, अर्थात अगला मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रथम अवस्था, जिसको आप आतर्व अवस्था कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाती है। ऐसे प्रत्येक माह में ये 28 दिन की साइक्लिक क्रम चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती है वैसे ही ये आतर्व चक्री प्रावस्था पूरे भ्रूणी परिवर्धन काल तक के लिए बंद हो जाती है और जब शिशु बर्थ हो जाता है उसके बाद पुनः ये प्रावस्था प्रारंभ होती है। बच्चे, आज के वीडियो में इतनी चीज़ें आपको समझाना था। थैंक्स।